हेलो। एक और केस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक माइग्रेन का केस है। 1 डेढ़ साल पहले का केस है। तो अभी उसके थोड़े दिन पहले फॉलोअप लिया था, तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूँ, शेयर करूँ। तो ये 20 साल का लड़का है जो फर्स्ट ईयर MBBS में एम्स में अभी पढ़ रहा है। अभी अभी उसकी मदर के साथ आया। उसको काफ़ी सीवियर माइग्रेन है। तो जैसे आप लगा लीजिए कि दिन में उसको 3 पेन किलर्स लेना पड़ता है, तभी जाके उसको आराम होता है। नहीं तो मतलब नॉर्मल जैसे किसी तरीके से उसको कोशिश करते हैं आराम आने के लिए, लेकिन होता नहीं है। उसके फादर भी डॉक्टर हैं और उसके भाई, बड़ा भाई भी डॉक्टर है। मतलब वो MBBS का सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है। तो अभी जैसे उसके जैसे बच्चा आया, मैंने पूछा उसको, बताओ क्या आपको तकलीफ़ हो रहा है? तो अंकल सर दर्द। और बड़ा डिप्रेस्ड दिख रहा था वो चेहरे से। तो फिर मैंने उसके पूछा, भाई क्या बहुत ज़्यादा हो रहा है? बहुत ज़्यादा अंकल, बहुत ज़्यादा, कि मतलब नॉट एबल टू बियर इट। सुबह मैंने पेन किलर खाया था, 3-4 घंटे के बाद फिर से शुरू हो गया। तो मैंने बोला कैसे मैनेज कर? तो कुछ नहीं, मैनेज कर ही नहीं सकते, आप पेन किलर लो और उसके बाद नहीं तो आप अपना काम हम छोड़ के रेस्ट करो। अब कॉलेज जाना होता है, कॉलेज से आके कॉलेज का काम भी करना होता है। तो रेस्ट करना तो हमेशा पॉसिबल नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से होता है। तो रेस्ट करने से आराम होता है? रेस्ट करने से भी नहीं आराम होता है, क्योंकि रेस्ट करने से जो पेन होता है और पेन में आराम नहीं होता, उससे बेचैनी ज़्यादा होती है। उससे भी मैं परेशान हूँ। मतलब रेस्ट करने को मन करता है पर उससे आराम भी नहीं होता है। और फिर क्या करते हो आप? करता क्या है, बस उसमें क्या करना है? लेटना ही, और क्या करना है? तो थोड़ा सा वो ही वॉज जैसे थोड़ा सा गुस्से वाला फेस हो रहा था। तो मैंने उसकी मदर को पूछा कि क्या करता है ये? कि नहीं, ये कुछ नहीं करता, लेट जाता। हम जाते हैं तो पहले तो बोलता है यार मेरे को डिस्टर्ब मत करो। फिर हम बोलते नहीं, कुछ ज़रूरत है, कुछ है, कुछ हम बाम वाम लगा दें। तो बहुत, यार तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो यार थोड़ी देर के लिए। अब ये इसकी जो है कंप्लेन है हेडेक के दौरान। अब ये जो केस फिर जब मैंने फिर थोड़ा आगे प्रोव किया, वो उसकी जो मूड है उससे हमें लगा कि इससे ज़्यादा बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फिर मैंने उसके मदर को पूछा कि अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारे एक होम्योपैथिक कलीग है, उनकी ये रिलेटिव है। और ये एम्स से इनके फादर जो है फैकल्टी में थे, अब वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो फिर हमने सोचा थोड़ा सा अच्छे से केस लिया जाए उनका। तो मैंने पूछा इसको कैसे है, अभी सर दर्द कैसे शुरू हो गया? मदर ने बोला, डॉक्टर साहब देखिए, सर दर्द तो 1 डेढ़ साल से चालू हो गया, लेकिन अब ये लास्ट 3-4 मतलब जब 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना ज़्यादा हो रहा है कि किसी भी तरीके से आराम नहीं होता है। इसके फादर ने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया और बाद में इन्होंने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया। तो अल्टीमेटली साइकेट्रिस्ट अभी लास्ट वीक बताया कि भाई आप इसको दवाई शुरू कर दो साइकेट्रिक का, नहीं तो ये डिप्रेशन में जा रहा है। क्योंकि इसकी अभी सर दर्द के साथ साथ इसका मूड इतना ज़्यादा डिप्रेस हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं है, छोटी छोटी बात में रोना है और या तो गुस्सा कर देना है। तो हम फिर परेशान हो गए। पर उससे पहले फिर साइकेट्रिस्ट की दवाई शुरू करने से पहले तो हमारे जो फैमिली फ्रेंड, उन्होंने बोला एक बार आप दिखा दीजिए, शायद होम्योपैथी में कुछ मदद मिल जाए। तो उसके फादर ने आपके पास भेजा है। तो मैंने बोला अच्छा बताइए इसका जनरल नेचर वगैरह कैसा है, क्या है, थोड़ा सा बताइए। कोई और परेशानी हुआ क्या घर में जिसकी वजह से ये हो सकता है इसकी मूड्स वगैरह चेंज हुआ होगा? तो मदर ने बोला नहीं सर ऐसा है, मैं आपको अगर इसके बारे में बताऊं, ये हम मेरे मैं हाउस वाइफ हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे। ये छोटा है और बड़ा बेटा है। तो 2-2.5 साल का गैप है दोनों के बीच में। और बड़ा लड़का अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है MBBS एम्स में ही। और ये इसका अभी एडमिशन हुआ थोड़े दिन पहले ही। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताऊं तो ये जैसे बच्चे होते हैं, ये बहुत शांत लड़का है और बहुत चुलबुला है। मतलब इसके नेचर जो है ना काफ़ी बढ़िया है। जैसे छोटे बच्चे से, मेरा बड़ा बेटा है थोड़ा सा मैच्योर्ड है, थोड़ा सीरियस है, पढ़ाकू है। ये भी पढ़ता था पर ये इसको चुलबुला है। ये बहुत इसको अच्छा लगता था कि मतलब बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को घर पे ले आना, उनके साथ खेलना।
खुश मिजाज, हर चीज़, हर हमेशा हंसता था। और थोड़ा डांट दो रोएगा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, तो फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे ही है। एंड यूज टू बी वेरी हैप्पी गो लकी चाइल्ड। और मतलब घर में रौनक लगता था, बहुत अच्छा लगता था। घर पे कोई आता था, ये खुश होता था, उनसे मिलता था। और अगर जैसे कोई मान के चलो कोई डरा दिया तो डर भी जाता था। ऐसे नहीं कि भाई दबंग है, मतलब सब कुछ जैसे बच्चे होते हैं। और मेरे साथ मेरे को भी हेल्प कर देता था। हम मार्केट जाते थे, वो टॉयज़ खरीदता था, अपना टॉय हाउस बना हुआ है। और जैसे शाम को मेरे से कहानी सुनता था, मतलब मेरे साथ ही चिपक के रहता था हमेशा। तो ये फादर से ज़्यादा, फादर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो होंगे क्योंकि बिजी रहते हैं, और है थोड़ा स्ट्रिक्ट है। और ये मेरे साथ भी हमें चुप मेरे को पूछेगा ये तारा कैसे बनते हैं और एंजल्स क्या होते हैं, हम भी एंजल्स को घर लेके आएंगे। मतलब काफ़ी यूज टू बी वेरी वेरी व्हाट यू कैन टेल चब्बी एंड बहुत ज़्यादा, जैसे बोलते हैं हम इसको, अब मतलब प्यार करने वाला बच्चा था वो। अब ये जैसे धीरे धीरे एज बढ़ता गया, तो बड़ा लड़का हमारा 10th में अच्छे ना स्कोर नंबर किया। तो इसके ऊपर थोड़ा लोड़ा आया। फादर ने बोला देखो उसके अच्छे नंबर आया, तुम्हें भी अच्छे नंबर आना पड़ेगा। बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। पर इसका नंबर थोड़ा कम आया, तो फादर यूज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। कभी कभी इसको डांटते थे, ऐसे नहीं चलेगा भाई, एमबीबीएस करना ही है तुम्हें। अब ये बोलता हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पर जो बड़ा लड़का है वो बहुत फोकस था, ये इतना फोकस नहीं था। मस्ती करता था, बहुत मज़े करता था, बहुत मतलब खुश मिजाज बच्चा था। अब बड़े लड़के का हो गया, उसमें एम्स में हो गया। तो फादर के और दबाव इसके ऊपर है, देख तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। अब कोचिंग देना शुरू किया कि तुम्हें नंबर भी कम आया, अब तुम्हारे एम्स होना ज़रूरी है। तो अब इसने, बड़ा लड़के का एम्स में हो गया तो इसके ऊपर थोड़ा लोड आया। अब हमेशा इसके ऊपर कंपेयर कर, देख वो कैसे पढ़ता है, वो कैसे पढ़ता है। मतलब कर लूँगा ना मैं, आप मेरे को क्यों बार बार उसके बारे में बता रहे हो। क्यों, अब उसको बुरा लगता था, लेकिन अब बोल ही नहीं सकता कुछ ज़्यादा। फादर इज़ टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो ये चलता गया। और इसने क्या किया, जब एम्स का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाया। और इसको लेकिन और दूसरे मेडिकल कॉलेज हरियाणा में पास में एक कॉलेज में हो गया। पर ये अब ये फिर भी ठीक ठाक था। तो फादर ने बोला नहीं, अगर पढ़ना है तो एम्स में पढ़ना है। कोई भी कॉलेज से पढ़ के क्या फ़ायदा है, एम्स में ही पढ़ोगे तुम। अब ये चीज़ जो थोड़ा सा इसको ये बोला क्या हो गया, मैं नहीं करना है तो इससे। अब ये देख तेरा बड़ा भाई, अभी देखो ये कितना मेहनत किया, ये कैसे किया, तू क्या कर रहा है। तो ये मतलब इसको बहुत डांटा इन्होंने, बहुत। एक कमरे में बंद कर दिया, इसी घर में रहेगा, निकलेगा नहीं तू, मोबाइल बंद इसका, टीवी बंद, इसको बाहर जाना बंद। मतलब काफ़ी इसको गुस्सा हो गए। अब इसके अंदर तो गुस्सा आ रहा था इसको, क्योंकि थोड़ा तो गुस्सा करता है। और मैंने उसको समझाया, मेरी बात भी नहीं सुना। अब ये इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि बोला नहीं मेरे को, अब फादर के सामने इसकी चलती नहीं है, फादर को कुछ बोलता नहीं है। अब क्या हुआ कि जब इसको थोड़ा नॉर्मल हुआ, तो अब उस दिन से उसने अपने मोबाइल बाहर रख दिया, टीवी के कमरे में जाना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। बस उसके भाई को बोलता अब इस बार देखूंगा तो मैं पक्का, मेरे को मिलेगा, अब तेरे से जब ज़्यादा नंबर लाऊंगा मैं, पक्का मैं कोशिश करूंगा कि तेरे से ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा। अब ये अभी मेहनत करना लग गया, ये कमरे से बाहर नहीं निकलता था। 24 घंटे पढ़ाई करना है। मतलब पूरा एक साल इसने, आप लगा लीजिए, टीवी को एक बार भी देखा नहीं, मोबाइल को हाथ भी नहीं लगा, एक भी व्हाट्सएप चैट नहीं, कोई दोस्तों के साथ बुलाते थे नहीं, किसी को कांटेक्ट नहीं है। एंड ही क्वालिफाइड इन एम्स। और वो भाई से और बेहतर नंबर रख के अच्छे रैंक में उसने एम्स में क्वालिफाई किया। और फिर ये फादर ने बोला अरे बहुत शाबाशी दिया, पर उसके ही वॉज नॉट हैप्पी। वो बोला क्या हो गया, नंबर तो रख लिया ना, आपको चाहिए था ना, हो गया ना, मैं पहले बताता ना, मैं इससे करूँगा अच्छा। तो फादर इससे क्या बात कर रहे, तो कैसे बात करूँ, आप कैसे बात करते थे। तो अब हम मैं बीच में रोकता था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बाप बेटे में लड़ाई हो जाए। और बड़ा भाई से भी इस तरीके से बात कर रहा था, तो हमें भी बहुत बुरा लग रहा था, ये इस तरीके से कैसे बात कर रहा है। ऐसे संस्कार दिया हमने। बोले तुम चुप रहो, उस टाइम तो तुम कहाँ चले गए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। अब ये जो कंडीशन, ये अब ये कॉलेज जाता रहा, ये किसी से फादर ने बाइक लेके दिया, नहीं लेना है मुझे, मुझे छूना ही नहीं इसको, अब मैं खरीदूंगा तब दिखाऊंगा तुम्हें।
अब धीरे धीरे इसकी ना जो बिहेवियर चेंज हो गया. ही यूज्ड टू बी वेरी रूड नाउ. ही टॉक इन ए वेरी रॉ डिफरेंट मैनर. वो चुलबुलापन इसके अंदर खत्म हो गया. परेशान हो गए हम, बहुत परेशान हो गए यार, ये क्या हो रहा है, ये खुश नहीं रह रहा है, ये दुखी रहता था हमेशा. मतलब आता था पढ़ के, और इसकी सरदर्द धीरे धीरे जो शुरू हुआ था ड्यूरिंग द व्हाट यू कैन प्रिपरेशन डेज, वो धीरे धीरे बढ़ने लग गया. अब वो करीब करीब डेली होने लग गया. और पहले ये क्या नॉर्मल पेन किलर में ठीक हो जाता था, लेकिन अब स्लोली स्लोली ये ठीक नहीं हुआ. अब इतना सर दर्द होता, ये सर पीटता था, और हम भी देख के परेशान हो जाते थे, यार ये क्या हो रहा है, और बहुत दुखी हो जाता था. फिर इसको डॉक्टर को दिखाया. इसके फादर ने उनकी फ्रेंड्स है, उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला अरे यार इसको माइग्रेन की दवाई शुरू करो. तो नैप्रोक्सेन शुरू किया उसको. 1 गोली लेता था, 2 गोली लिया, अभी तो 3 गोली से भी कंट्रोल नहीं होता है. और इतना ज़्यादा हो जाता है कि परेशान हो जाता है. हम जैसे समझाते, गुस्सा हो जाता है, तुम मत आओ यार मेरे अंदर, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो. अब ये चीज़ हमें भी बड़ा मतलब दिक्कत हुआ यार. हम उसको समझाते थे, मैं उसको बोलता था अरे बेटा ऐसे नहीं है, तू इतना अच्छा है, कैसे अच्छा था, चुप रहो यार, तुम मुझे कुछ मत बोलो. अब ये हमें बड़ा दिक्कत होता था. अभी परेशान हो जाते हैं हम यार, ये अब बच्चा परेशान है तो हम भी परेशान हैं. अभी फिर मैं इस वजह से बात करने लग गया, यार यार क्या है यार, थोड़ा सा समझ यार. नहीं समझता था फिर. अभी एक दिन क्या हुआ, अचानक ये सुबह उठा और ये कमरे से आया और चक्कर खा के सोफे में बैठ गया. अरे मम्मी सर चक्कर आ रहा है. अब ये घबरा गया. अब चक्कर आया, अभी टॉयलेट जाने के लिए उसको डर लग रहा था, अरे क्या होगा, मतलब ये थोड़ा सा जैसे डर लग गया. मैंने उसको समझाया, बहुत समझाया, अरे क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, कि मेरे को मत छोड़ दो, मेरे साथ मत बात करो. अब मैं बोला यार, मैंने इसको ज़बरदस्ती इसके पास बैठाया, यार क्यों ऐसे तू नाराज़ हो रहा है यार, ये थोड़ा सा हम बात करते हैं यार, इतना स्ट्रेस लेने की क्या ज़रूरत है, अब तो क्लियर हो गया था रहीम से, इतनी भी क्या तुमने गुस्सा बना के रखे हो. देन ही स्टार्टेड क्राइंग. अब फादर ने भी आके बोला अरे यार तू इतना अच्छा नंबर रखा है यार, तेरे को तो खुश होना चाहिए. और रोने लग गया. भाई ने भी बोला, और रोने लग गया. तो बहुत परेशान हो गया, अरे मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब देखो मेरे को सर दर्द इतना हो रहा था, अब तो चक्कर आने लग गया, अब तो फिर कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है. अंकल ने भी देख लिया, अब साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया. अब साइकेट्रिस्ट की दवाई लेना मतलब क्या, लाइफ ख़राब ही हो गया. हमने उसको बहुत समझाया, उसको लिया, वो फिर मेरे से चिपक गया. मैंने बोला कुछ नहीं बेटा, ठीक हो जाए. अब ये इसके जो नेचर है, ये अब हर छोटी छोटी बात पे रो लेता है. अब कोई आके घर में जैसे आते हैं लोग, क्योंकि ये एम्स में टॉप रैंक होल्डर्स है, तो हमारे बहुत सारे डॉक्टर, इसके फादर के फ्रेंड्स है, अच्छे फिजिशियन से आते हैं, अरे यार सुबोध तूने कमाल कर दिया. तो अब वो रोना शुरू कर देता है. अरे खुश होना चाहिए यार तू, अब फिर रोना शुरू कर देता है. अभी हम इसको परेशान हो गए. अब ये खुश, इसके अंदर अब खुशी कहाँ चला गया डॉक्टर साहब. अब ये छोटा सा केस है. अभी इसमें क्या है ना, एक सरदर्द जो है, ये माइग्रेन है, ये है तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर साथ साथ में जो चेंजेस इन द बिहेवियर, एक बच्चा जो इतना बढ़िया चुलबुला था और इतना दुखी हो गया. अब ये एरिया को थोड़ा सा लिंक करने की ज़रूरत है हमें. तो केस को थोड़ा सा इन डेप्थ हम समझेंगे. 2 पैटर्न है, जैसे कोई भी हम केस लेते हैं ना, उसमें एक एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है और एक टोटलिटी पे प्रेजेंटेशन होती है, जो एक्यूट के साथ साथ उसकी नेचर और वो जो चेंजेस हुआ है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम द बबली चाइल्ड टू ए वेरी व्हाट यू कैन टेल रूड बच्चा है, और एक इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर है कि उसने क्या उसको बोलते हैं, एम्स को टॉप कर लिया एंट्रेंस में, और अब थोड़ा सा चक्कर आया और सर दर्द इतना ज़्यादा आ गया, वो परेशान हो गया. तो मदर के साथ इतनी अटैच था, मदर के साथ इतनी ज़्यादा गुस्सा है. तो ये जो एरिया को थोड़ा सा हम समझते हैं. मैं जब शुरू में इसके एक्यूट्स को समझने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे दिमाग में जैसे चल रहा था कि भाई 2 चीज़ें इसके एक्यूट्स में. एक है कि जब इसको तकलीफ़ होता है, ये काम नहीं कर पाता है, इसको काम छोड़ने के मन करता है कि मैं आराम कर लूँ, पर आराम करने से भी उसको आराम नहीं मिलता, बल्कि उससे दर्द इतना ज़्यादा होता है कि बेचैनी हो जाता. तो हमारे पास 2 रूब्रिक है. एक है रेस्ट डिज़ायर. रेस्ट मतलब क्या है, ब्रेक है. रेस्ट मतलब ए ब्रेक फ्रॉम द कंटिन्यूटी,
कि जैसे होता है ना कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लें हम, जैसे हम अगर कोई क्रिश्चियंस जो अगर मर जाते हैं उसमें लिखा है RIP, लिखते हैं रेस्ट इन पीस। मतलब क्या, अभी शांति से रहो जब तक दूसरा जन्म नहीं मिल रहा है तुम्हें, कि जब तक एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है तो बीच में थोड़ी देर रेस्ट कर लो आप यहाँ। तो वो रेस्ट इन पीस लिखते हैं। तो यहाँ एक ब्रेक है, एक कंटिन्यूटी है, लाइफ चलती रहती है, एक ब्रेक मतलब एक काम कर रहा है, वो थोड़ा सा आराम चाहिए। अब वो रेस्ट डिज़ायर है, एक ब्रेक चाहिए उसको, आराम चाहिए। डॉक्टर साहब थोड़ा काम करके लेट जब काम छोड़ के लेट जाता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, मन करता है। और एक रेस्टलेसनेस फ्रॉम पेन है, एक और रूब्रिक है, मतलब दर्द की वजह से जो बेचैनी है। आराम की इच्छा तो है लेकिन आराम नहीं कर सकता है क्योंकि वो बेचैनी है उसको। अगर ये दो रूब्रिक लेंगे, हमारे पास 3 दवाई आती है, क्योंकि आई ट्राई टू फॉलो द रिपर्टरी टिल 1978 पियर स्मिथ, वेयर द सिंथेटिक वार्थिल एंड क्लंकर, अगर आप देखे होंगे सिंथेटिक वर्जन्स ऑफ रिपर्टरी था पहले, सिंथेटिक रिपर्टरी था। आगे चल के काफ़ी सारे एडिशंस हो गए, कुछ ऑथेंटिक है, कुछ अपने हिसाब से ऐड कर दिया। तो हमें ऑथर्स को देख के वेरीफाई करके तो यूज करना चाहिए। इसलिए मैं पुराने यूज करता हूँ तो ज़्यादा आसानी से यूज हो जाती है। तो और उसमें हमें क्या होता है, दवाई देने के बाद जो रिजल्ट मिलता है ना, तो पुख्ता होता है। आजकल क्या होना, एक रूब्रिक में 50-50, 60-60 दवाइयाँ और ऐड कर दिया, कोई भी ऐड कर दिया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कोई भी, ये रॉन्ग वर्ड है। तो पर ये होता है कि वो इतना वेल प्रूवन नहीं होता है। तो हमें उस चीज़ को थोड़ा सा समझ के, वो ऑथर को समझ के हम उसको यूज़ करना चाहिए। तो जैसे ये 2 रूब्रिक लेंगे, रेस्ट डिज़ायर फॉर और रेस्टलेसनेस फ्रॉम पेन, तो आपके पास 3 दवाई आती है, एक ब्रायोनिया, एक बेलाडोना और एक लाइकोपोडियम है। और ये बच्चा जब इसकी मदर जब पूछती है भाई क्या हो गया, कुछ तकलीफ है, कुछ ज़रूरत है, तो ये बोलता है यार प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगर हम डिस्टर्ब वाला बात यूज करेंगे तो हमारे पास ब्रायोनिया आ गया। पर उसके आगे जब उसको थोड़ा सा परस्यू करते हैं तो वो क्या बोलता है, यार छोड़ दो मुझे यार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ब्रायोनिया में डिस्टर्ब और स्टॉपिंग है कि बट रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो पुअर होता है, एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, वो रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ हमारे पास एक रूब्रिक है, मूड रिपल्सिव है, रिपेल करना है, दूर कर देना। जैसे बीमारी भी होता है ना, पेशेंट आके बोलता है यार डॉक्टर साहब इसको हटाओ यार, ये छींक ना मुझे मतलब 1 मिनट चैन नहीं आना, इसको हटाओ। तो हटाने वाली जो है ना वर्ड है, वो मूड रिपल्सिव है। मेरी मूड जो है ना रिपेल करने का मन करता है, भगाओ इसको। तो यहाँ मूड रिपल्सिव है, यार मम्मी प्लीज़ यार जाओ। तो मूड, अगर ये दोनों, फिर ब्रायोनिया इज नॉट मूड रिपल्सिव, बोथ बेलाडोना एंड लाइकोपोडियम दे आर मूड रिपल्सिव। अगर ये दोनों रूब्रिक लेके फिर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बेलाडोना अपने आप चला जाएगा। क्योंकि बेलाडोना को अगर भाई एम्स के एग्ज़ाम दिया, अगर एम्स का नहीं हुआ, सरकारी कॉलेज में हो गया, तो वो बोलेगा यार कौन इतना मेहनत करेगा, चलो मिल गया ना मेडिकल, कर लेते हैं। और इतनी ज़्यादा उसके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं होता है मस्ती के लिए। अब मस्ती करे यार, लाइफ में क्या है, पूरा 1 साल बैठ के पढ़ना, अरे यार छोड़ो यार। तो वो इतनी ज़्यादा वो लाइटली लाइफ को लेता है। पर लाइकोपोडियम बहुत ज़्यादा व्हाट यू कैन से डिटरमिन्ड होता है, एम्बिशियस होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, वो छोड़ता नहीं आसानी से। तो मैंने अगर ये एक्यूट में ये 3 रूब्रिक लेंगे तो भी आपके पास लाइकोपोडियम आएगा। और जो उसकी मदर ने इन्फॉर्मेशन दिया उसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे इस केस में उतने में मेरे को समझ में आ गया था उस टाइम, मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो मैंने उसको लाइकोपोडियम 30 का एक डोज दिया, जो उसकी माइग्रेन की इंटेंसिटी में कमी आई। उसकी जो 3 बार गोली ले रहा था नेप्रोक्सेन, वो 2 बार में हुआ। और हमने एक पोटेंसी रेज किया 2 हफ्ते के बाद, और उसके बाद वो 1 बार में आ गया। और उसके बाद स्लोली वो धीरे धीरे कम होने लग गया। और इसकी जो बिहेवियर पैटर्न है उसमें चेंज, अब उसका रोना कम हो गया। ही स्टार्टेड एंजॉइंग, भाई से, फादर से स्टार्टेड टॉकिंग इन गुड टर्म्स। पहले वो बात नहीं करता था, चिढ़ता था। तो यहाँ से फिर मैंने इसको समझने की कोशिश। एक्चुअली क्या होता है, एक दवाई जैसे लाइकोपोडियम, हमारे दिमाग में लाइकोपोडियम आया। लाइकोपोडियम को क्या किया हमने, अभी बहुत सारे जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जैसे आजकल काफ़ी सारे वेबिनार्स आते हैं और काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स आते हैं, देखते हैं, तो बोलते सर लाइकोपोडियम को लोग विलेन क्यों बना दिया। और बहुत सारे लोग तो लाइकोपोडियम पल्सेटिला फॉस्फोरस को ऐसे लगता है कि भाई मोगाम्बो है, बस अगले की नुकसान ही करना है। या तो वो जो सीरियस विलियंस होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है लेकिन अगले का ख़त्म कर देते हैं, इस तरीके की सीरियस विलियंस हो गए।
तो ये क्यों ऐसे हो गए सर? ऐसा तो मैथमेटिका में हनीमन साहब ने नहीं लिखा, तो आप लोग ऐसा क्यों? मैं बोला भाई हम लोग नहीं करते। क्या होता है, एक बंदा एक पिक्चर बना देता है और वो क्या करता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप लोगों को भी अच्छा लगने लग जाता है, पर एंड यू फॉरगेट द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, कि पिक्चर के दो साइड होते हैं, एक सामने वाला एक पीछे वाला, दोनों को समझना जरूरी है। जब भी आप कोई भी दवाई पढ़ते हैं, जब तक दोनों पहलू को नहीं समझते हैं तो दवाई को इतना आसानी से अप्लाई मत करिए। अगर मैं भी बोला है नेगेटिव साइड है और मैं पॉजिटिव साइड बोल रहा हूँ, तो दोनों को देखिए आप, और जहाँ आपके पास जिस तरीके से पेशेंट आते हैं उस तरीके से उसको यूज करिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ नेगेटिव मतलब लाइकोपोडियम आएगा तो वो हाइपोक्राइट होगा, वो क्या उसको बोलते हैं, हार्ड फॉर इन्फीरियर, हार्ड फॉर, और अपनी काम के लिए दूसरे की जान ले लेगा या नुकसान कर देगा, इसके अलावा आप लाइकोपोडियम नहीं देंगे। नहीं, प्लीज़ प्लीज़ इसको सोचिए मत, ऐसा कभी भी गलती से नहीं सोचना। क्योंकि अगर हम अपनी मास्टर्स को देखेंगे ना, इस तरीके की सोच के उन्होंने मैथमेटिका नहीं लिखा था। अगर आप केंट को बोलते हैं कि भाई केंट ने भी लिखा, सिक्रेटिव है, हाइपोक्राइट है, बहुत सारी चीज़ें लिखा है, कंटेम्पचुअस है, प्रिजम्पचुअस है, कितनी सारी चीज़ें लिखा है, लेकिन आप लाइकोपोडियम में अगर आप पढ़ेंगे, केंट साहब ने बहुत बढ़िया लिखा है। मतलब द क्रेडिट गोज टू हिम ओनली, ही हैज़ रिटन कि एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे लाइकोपोडियम का, इट इज़ ए ग्रेट मोन्यूमेंट टू हैनीमन। मतलब हैनीमन के लिए एक मोन्यूमेंट की तरीके से है। आप इसका मतलब क्या समझिए, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। मोन्यूमेंट किसकी बनती है? मोन्यूमेंट किसकी बनती है? आप कुछ सोचिए ना, जो कोई बहुत अच्छा काम करता है, महात्मा गांधी का मोन्यूमेंट बनेगा, जो भी है, लाल बहादुर शास्त्री का मोन्यूमेंट बनेगा, भगत सिंह का बनेगा, एक मोन्यूमेंट बनता है। तो हो सकता है इनके अंदर भी थोड़ी बुराइयां होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, भाई हम इंसान है, थोड़ी बहुत बुराइयां होगी, लेकिन वो चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ में भी उन्होंने मोन्यूमेंट, तो इन्होंने लिखा इट इज़ ए ग्रेट मोन्यूमेंट टू हैनीमन। तो मोन्यूमेंट को हमने ऐसे ज़्यादा मुगाम्बो क्यों बना दिया हमने? गलत है ना, अच्छा नहीं है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसकी चाइल्डहुड जैसे उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया था, अगर इसको अगर हम अपेरेंटली देखेंगे, हमारे दिमाग में फॉस्फोरस का पिक्चर आएगा, चाइल्डहुड का, पल्सिटिला का, कार्सिनोसिन का, मतलब बड़ा वाइवेसियस, लैकेसिस का, जैसे इस तरीके की दवाइयों का आएगा। पर क्या सिर्फ यही दवाई क्वालिफाई करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली क्या ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की जरूरी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द चाइल्डहुड ऑफ लाइकोपोडियम। अगर आप चाइल्डहुड देखें लाइकोपोडियम, हमारे पास रूब्रिक है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब क्या है कि जैसे जहाँ अफेक्शन छलकता है वो अफेक्शनेट है, और चाइल्ड का सबसे ज़्यादा होता है। आप हर बच्चे को देखोगे, आपको प्यार करने को मन करता है उसको, ये अफेक्शन होता है। हमारे पास रूब्रिक है कैरिड डिजायर टू बी कैरिड है, ये चाइल्ड का दूसरा गुण है। हर बच्चा है, आप देखो, चाहे 8 साल का हो, 6 साल का हो, 5 साल का हो, थोड़ी देर चलने के बाद मम्मी गोद में, मम्मी गोद में। अगर आपके बच्चे, आपको पता होगा, अब बोले यार इतना बड़ा हो गया तो चल लेता है, आप 2 थप्पड़ मार दोगे तो भी मम्मी थोड़ी देर बाद गोद में ले लो, क्योंकि इसके अंदर उसको लगता है यार मेरा है ना कोई मुझे उठाने के लिए, मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं चलूँ ना इसके अंदर। हमारे पास रूब्रिक है कॉक्यूटिस टू मच है। कॉक्यूटिस में क्या, आदमी दिखाने की कोशिश करता है, थोड़ी सी दूसरों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ये बच्चों में देखा होगा ना, बच्चे नए नए ड्रेस पहनते हैं, सर में नया हेयर बैंड लगाते हैं, लड़का होगा तो घड़ी पहन के आएगा, कुछ नया खिलौना लेके आ जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चों में होता है। हमारे पास चाइल्डिश बिहेवियर रूब्रिक है, वाइवेसियस है, कितना वाइवेसियस है लाइकोपोडियम। ये सब मैं लाइकोपोडियम का रूब्रिक वाला बता रहा हूँ, ये केंट और पियर स्मिथ के एडिशन तक, नया मिला तो और बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि ये पुराने में कम होते थे। हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है इसके लाइकोपोडियम का, चीयरफुल व्हेन इट थंडर्स एंड लाइटेंस। मतलब क्या है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग देख के आप डर जाते हैं, अरे यार कुछ होने वाला है, अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गड़बड़ तो हमारे ऊपर तो नहीं गिरेगा। पर बच्चा खुश होता, देखो देखो पापा लाइट आ रहा है, देखो देखो पापा आवाज़ आ रहा है, कितना खुश हो रहे हैं वो। तो ये बच्चा ही कर सकता है। हमारे पास कितने सारे सिंगिंग इनवॉलंटरीली, कौन करता है? बच्चे ही गुनगुनाते हैं, और आप भी जब बच्चे बनते हो आप भी गुनगुनाते हैं। हमारे पास और अच्छी बढ़िया रूब्रिक है व्हिस्लिंग इनवॉलंटरली, ये और आगे की स्टेट है। व्हिसल कब निकालते हो आप? या तो फिर चलो स्टेज में जो परफॉर्म करता है अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर इनवॉलंटरली कब आता है, जो बहुत खुश होते हो, अरे यार कुछ, जैसे आप मान के चलो कुछ मिल गया, कोई पेशेंट ठीक हो गया, घर में कुछ बढ़िया माहौल है, तो यू स्टार्ट व्हिसल योर सेल्फ। तो व्हिस्लिंग इनवॉलंटरली है। मतलब हर लाफिंग की इतने सारे रूब्रिक है,
छोटी लाफिंग सिल्ली है, लाफिंग लूडिक्रस है। मतलब जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा जाके फुलिश पर्सन है, उसको हंसने के लिए वजह नहीं चाहिए। मूर्ख होते हैं, किसी भी छोटे, हम लोगों को हंसने के लिए वजह चाहिए, तो इनको नहीं चाहिए। तो आप अगर ये स्माइलिंग इनवॉलंटरली अपने आप में हंसते हैं, तो ये सब रूब्रिक आपको क्या, एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, होल्डिंग द मदर्स हैंड चाइल्ड कॉन्स्टेंटली। हमेशा माँ को हाथ पकड़ता है, क्योंकि उसके अंदर वो सिक्योरिटी नहीं है, उसको एक सपोर्ट चाहिए, माँ चाहिए, फादर नहीं है। फादर से स्ट्रिक्टनेस आता है, फादर कंट्रोल करता है, कमांड करता है, मदर प्यार करता है, तो ये चिपकता है। तो आप सोच रहे हैं ये इतनी बढ़िया इसकी बचपन है, ऐसे ही लाइकोपोडियम रहता है। इतनी सारे रूब्रिक मैंने बताया, और भी बहुत सारे रूब्रिक होगा, चेयरफुल का और लाफिंग के, स्माइलिंग के। पर यहाँ से प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब होता है जब उसके फादर उससे कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं और वो अपनी टर्म्स इसके ऊपर डिक्टेट करते हैं, यहाँ से इसकी प्रॉब्लम होना शुरू होता है। वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, भाई के साथ इसको कंपेयर करते हैं, वो देखो क्या कर लिया, ये क्या कर लिया यहाँ। और ये क्या है, लाइकोपोडियम अनलाइक पल्सेटिला, इसके अंदर ईगो बहुत है, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, लेकिन इसके अंदर वो कॉन्साइंस भी है, इसलिए फादर के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलता है, शांत रहता है, पर अंदर से गुस्सा। हमारे पास रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस। फादर का कितना गुस्सा था, तेरे को करके दिखाने तो घर के अंदर बंद कर दूंगा तेरे को। एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, और ये यहाँ से इसकी कंप्लीट चेंज होता है, इसकी बिहेवियर में चेंज होता है। ये फिर ये बोलता है कि मैं करके दिखाऊंगा। अब भाई किया ना, उससे भी अच्छा करके दो। हमारे पास अगर आप पुराने रिपोर्टरीज देखेंगे तो उसमें जीएलएससी में लाइकोपोडियम नहीं है, एनवी में है। एनवी और एनवी विथ एविडिटी, डेलीरियम विथ एनवी, एनवी एंड एविडिटी और डेलीरियम विथ एनवी। मतलब क्या है, एनवी में डेलीरियम में चले जाता है कि यार मैं इनसे आगे जाऊंगा। एनवी और जेलस में क्या डिफरेंस है, एनवी में क्या होता है, अगला आदमी को लगता है कि उसके पास ये गुण है और मेरे पास भी, मेरे को भी ये, हमारे पास ओनिडा का आता था नेवर्स एनवी ओनर्स प्राइड, मतलब मेरे को भी इसकी ओनर बननी है, क्योंकि उसके पास है तो मैं एनवी हो रहा हूँ, कल मैं भी एनवी ओनिडा टीवी खरीदूंगा। पहले ऐसे ऐड आता था, बहुत फेमस होता था वो हमारे टाइम में, आजकल तो नहीं है। तो एनवी में मतलब मैं उस तक पहुँच के, वहाँ तक पहुँच के करके दिखाऊंगा। जेलसी में जलन होता है कि उसकी भी नुकसान हो जाए, उसके हाथ से ये छीन जाए। यहाँ ऐसे सोच नहीं है। अब देखा लाइकोपोडियम का, एनवी में आदमी करता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत करता है, पर जीएलसी में सोचता है यार इसकी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये, और एनवी एंड एविडिटी, एविडिटी का मतलब क्या है, एविडिटी अगर मिलेंगे देंगे, आर्डेंटली और एक्सेसिवली डिजायरस, मार्क्ड बाई एक्टिव इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म। मतलब खाली भी एनवी नहीं, एविडिटी है, मैं इसको करके रहूंगा। तो इसके अंदर एनवी होता है और साथ में डिफाई करता है फादर को, मैं देखो इसको करके देखूंगा, वो डिफाई करता है और ऑब्स्टिनेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या है, अब इसको कोई नहीं समझा सकता है कि यार मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा ही जरूर। और इसके अंदर वो परसिवरेंस की ताकत होती है, ये कोई चीज़ को अगर फेल भी हो गया तो ये छोड़ता नहीं है, ये करके जरूर दिखाएगा। तो ये जो एरिया है आपको ये समझना, और ये एरिया में जाने के बाद अपने आप की ये पूरा ककून में ले जाता है कि मेरे को ये प्लेइंग अवर्सन टू प्ले है, कुछ नहीं कर, अभी कोई खेलना नहीं मुझे, मेरे को सिर्फ पढ़ाई करना। आप सोचो, मोबाइल को उसने अपने फादर को दे दिया। अब यहाँ आप सोच लो ना, मोबाइल को फादर को दे देने का मतलब क्या है, आप सोचो टीवी नहीं देखना है। तो जो चीज़ इस समय, इस एज में, जैसे ये उम्र होता है जो व्हाट्सएप में चैटिंग होता है, फ्रेंड्स के साथ चैटिंग है, ये सब छोड़ के उसने सिर्फ पढ़ाई में लग गया, और यहाँ से उसकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सरदर्द। हमारे पास एक रूब्रिक है एलमेंट फ्रॉम सेलिबेसी। सेलिबेसी क्या होता है, सेलिबेसी का मतलब क्या होता है कि आप, सेलिबेसी का मतलब सेक्सुअल एब्सटिनेंस है अगर डायरेक्ट देखेंगे तो, ऐसे कोई रूब्रिक। पर एलमेंट होता है, सेक्सुअल एब्सटिनेंस मतलब क्या है कि जिस चीज़ की आपको जिस उम्र में ज़रूरत होती है, यहाँ आप वो सेक्सुअल एब्सटिनेंस वो मैरिड पर्सन के लिए, वो सेलिबेसी में क्या होता है, आदमी एक रिलीजियस वो ले लेता है, एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं इसको छूंगा, और वो त्याग करता है, छोड़ देता है उसको। अंदर से जरूरत तो है भाई हर आदमी की, जैसे अब व्हेन यू आर मैच्योर्ड, यू आर एडल्ट, यू हैव दैट सेक्सुअल अर्ज,
पर ये एक वो कर देता है, रिलीजियस वो है कि मेरे को करना ही नहीं है, वो सेलिबेसी है, ये छोड़ देता है। अगर अपेरेंटली देखेंगे ये एंगर सप्रेस्ड है, रूडनेस है, और इसकी जो एम्बिशन है, ये सब चीज़ को अगर देखेंगे तो इट लुक्स लाइक स्टैफिसैग्रिया। पर आप स्टैफिसैग्रिया में क्या होता है, सेलिबेसी नहीं है, सेल्फ डिनायल है। सेल्फ डिनायल क्या होता है, रिफ्यूजिंग सेल्फ टू हेल्प अदर्स। सेलिबेसी में क्या होता है, आप छोड़ते हैं अपने लिए है। और यहां क्या होता है कि ये रिफ्यूजिंग सेल्फ है स्टैफिसैग्रिया में। और स्टैफिसैग्रिया में क्या होता है, आप अगर देखें स्टैफिसैग्रिया में दूसरों के लिए थोड़ी सी केयर होता है, एंग्जाइटी होता है। लाइकोपोडियम में क्या होता है, एक बार अगर उसने कुछ ठान लिया तो दूसरा तो सामने आते ही नहीं है, वो कंप्लीटली चेंज हो गया। अब यहाँ जो है लाइकोपोडियम और स्टैफिसैग्रिया में अलग अलग हो जाते हैं। अब स्टैफिसैग्रिया उससे बहुत माइल्ड है, लाइकोपोडियम पूरा डिफाई करके आगे आना कोशिश करता है कि मैं अब सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा। आप ये जो कंडीशन है यह आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहां से क्या करता है, आप ये सोचिए, हमारे पास रूब्रिक है एम्बिशन इन मीन्स एम्प्लॉयड, एम्बिशन इंक्रीज्ड एवरी पॉसिबल मीन्स एम्प्लॉयड। मतलब चाहे कुछ भी, अगर एम्बिशन इंक्रीज्ड एवरी पॉसिबल मीन्स को देखेंगे, आपके पास 3 दवाई है, प्लैटिना, लाइकोपोडियम और वेरेट्रमाल। ये तीनों दवाई में एक बढ़िया चीज़ है, जो एक लाइकोपोडियम, प्लैटिना, वेरेट्रम, अगर 3 दवाई देखेंगे, प्लैटिना और वेरेट्रम में वेल्थ होता है। इसका मतलब उनके पास थोड़ी सी मीन्स होता है जिसको एम्प्लॉय करते हैं। जैसे वेरेट्रम के पास बहुत सारे लोग होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और प्लैटिना के पास अपनी वो एक गुरूर होता है, या कर इधर, वेरेट्रम इसको लगा देगा, उसको लगा देगा, काम करवा के रहेगा। पर लाइकोपोडियम में ये दोनों नहीं होता है, मीन्स नहीं होता है, वेल्थ नहीं होता है, इसलिए उसको मेहनत करना पड़ता है। अगर मीन्स एम्प्लॉयड में देखेंगे तो लाइकोपोडियम खुद मेहनत करता है, मेहनत करके अपनी टारगेट को मीट करता है, जो चाहता है उसको करके दिखाता है। तो आप लाइकोपोडियम प्लैटिना वेरेट्रम को लाइकोपोडियम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसी रूब्रिक में। आप समझ रहे हैं, ये चीज़ तो आपको। अब यहाँ क्या हुआ, इसके दिमाग में क्या ना, ये लाइकोपोडियम में प्रॉब्लम क्या होता है, अगर उसको कोई डोमिनेट करेगा, और ये जब तक इसकी चाइल्डिशनेस रहता है तब तक तो ये उसको मस्ती में ले लेगा, लेकिन जब ज़्यादा डोमिनेट करेगा, एक्सेसिव डोमिनेशन हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, तो फिर वो बोलेगा कि अब मैं इससे ऊपर जाके दिखाऊंगा। क्योंकि ये इसी डोमिनेशन अगर मेरे को कोई करता है तो मैं दूसरों को करके दिखाऊंगा, और डोमिनेशन से लगाव हो जाता है। इसलिए हमारे पास रूब्रिक है डिक्टेटोरियल लव ऑफ पावर, and he wants to excel from others because he want to dominate, dictate, be stronger than others। कि अब तुम लोग मेरे बात सुनोगे। अब भाई को बोलता है देख तेरे से ज़्यादा नंबर लेके आया, पापा को बोला मेरे को यूज ही नहीं करना आपका गाड़ी, मैं खरीद के अपने आप जो लाऊंगा तभी यूज करेगा। तो यहाँ से लाइकोपोडियम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये अच्छे से गलत की तरफ हो गया कि भाई एक क्या उसको बोलते हैं, एक डोमिनेटेड कंडीशन से एक डोमिनेटिंग कंडीशन में चला गया, एक कावर्ड से एक डिक्टेटोरियल हो गया, एक माइल्ड यील्डिंग से एक हॉटी कंटेम्पचुअस हो गया। ये चेंजेबिलिटी हुआ। ये क्या होता है, आपकी नेचर के खिलाफ अगर आप काम करने लग जाते हैं, धीरे धीरे पैथोलॉजी में चीज़ें बढ़ने लग जाता है, बिकॉज यू आर नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। तो स्लोली इसकी जो है प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाता है, तो उसके सरदर्द धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही इसकी माँ अगर कोई आता है उसको समझाता है, इसको गेट आउट। हमारे पास रूब्रिक है कंसोलेशन एग्रीवेट्स, म्यूजिक एग्रीवेट्स, टच अवर्सन टू बाय द नर्स। मतलब जिससे सबसे ज़्यादा इसको केयर मिलता है उससे भी उसको टच करने की ज़रूरत नहीं। अब ये इससे धीरे धीरे उसकी रूखापन, रूडनेस, दूसरों को स्कॉन करता है, दूसरों को प्रिजम्पचुअस है, कंटेम्पचुअस है, अलग तरीके से बिहेव करता है, ये सब। अब इससे क्या धीरे धीरे उसके अंदर ना वो अनहैप्पीनेस, हार्डनेस शुरू हो जाता है, और प्रॉब्लम उसकी बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही उसकी प्रॉब्लम बढ़ने लग जाता है वो घबराता है, क्योंकि लाइकोपोडियम क्या होता है, जहां तक उसको चीज़ों के बारे में जानकारी है वहां तो वो राजा है, वहां तो हीरो है। जहां चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, स्ट्रेंजर। हमारे पास रूब्रिक है एंग्जाइटी सीइंग न्यू थिंग्स है। ये क्या हो गया, ये नया चक्कर आ गया, ये दर्द ऐसा हो रहा है कि सर फट रहा है। और फियर ऑफ स्ट्रेंजर, फिर ये कोई नई चीज़ आने वाला, यहाँ से फिर वो इंट्रोस्पेक्ट करने लग जाता है, फिर धीरे 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 डाउन होता है। हमारे पास एक बहुत यहाँ से जो अच्छा मदर ऐसा है, वो छोड़ता नहीं है बच्चे को, वो हमेशा सोचता है यार मैं बच्चे को किस तरीके से थोड़ा सा ठीक कर दूँ।
अब यहाँ से क्या होता है, उसकी जो मदर है उसको फिर जैसे पहले रेगुलर अभी भी आता है, हमारे पास एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है, अब्रप्ट रफ येट अफेक्शनेट। एक रूब्रिक आपने सुना होगा, कंपनी अवर्सन टू येट फियर ऑफ बीइंग अलोन। मतलब ये अब्रप्ट तो है लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अफेक्शन है, वो कहीं ना कहीं दूसरे को ज़्यादा अटैच होना चाहता है। और अब किसी को चाहिए तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब अकेले में डर लगने लग गया क्योंकि एक नई चीज़ आई। और जैसे उसको समझाते हैं वो इंट्रोस्पेक्ट करता है और फिर धीरे से उसको समझ में आता है अरे यार मैंने अपनी लाइफ के साथ क्या किया, और फिर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। और उसको जैसे जैसे समझाते हैं, जैसे जैसे अच्छी चीज़ बोलते हैं, और वैसे वैसे वो ब्रेक डाउन, वो यहाँ से उसकी वीपिंग का स्टेज आता है, वीपिंग आफ्टर स्लाइट इमोशन, वीपिंग फ्रॉम जॉय। लोग बोलते हैं अरे यार तेरे को तो खुश होना चाहिए कि तू इतना बड़ा एम्स का रैंक ले लिया तूने एंट्री में, और तू रो रहा है। वीपिंग व्हेन थैंक्ड, कब आपको थैंक किया जाता है? जब कोई आप बढ़िया काम करते हैं, जब आप पे अप्रिसिएशन होता है, और उससे रोना शुरू करता है। बल्कि वी हैव ओनली वन मेडिसिन इन वीपिंग व्हेन थैंक्ड, नाउ दे हैव एड सम अनदर मेडिसिन, बट अर्लियर इट वॉज ओनली वन मेडिसिन, वीपिंग व्हेन थैंक्ड। भाई व्हेन यू, इसका मतलब रूब्रिक और भी आसान हो सकता है, हम बोलेंगे वीपिंग व्हेन एप्रिसिएटेड, कि उसको लगता है कि मैंने यार अप्रिसिएशन तो ले लिया, मैंने लाइफ के साथ क्या किया, कहाँ से मैं इतना बढ़िया चीज़ चुलबुला और चाइल्डिश। हमारे पास चाइल्ड में एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है लाइकोपोडियम का, डिल्यूजन ही हैज चाइल्डिश फैंटेसीज, चाइल्ड लाइक फैंटेसीज। अगर आप देखेंगे मतलब ही फैंटासाइजेस थिंग्स कि एंजल्स है, स्टार्स है, और कहाँ अभी आ गया रुथलेस, डिफायंट, कॉन्टेम्पचुअस, रूड, दूसरों को सुनता ही नहीं है, दूसरों को गलत तरीके से बात करता है। उसको ये लगता है यार मैंने गलत किया, डिल्यूजन, रॉन्ग किया डन, और फिर रोना शुरू कर देता है। फिर लगता है मेरी लाइफ में क्या होगा, मम्मी मेरा तो अभी आगे कुछ दिखने वाला नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, अब ये सरदर्द नहीं हुआ, कुछ तो मेजर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, एमआरआई में भी कुछ निकल नहीं रहा है, अब साइकियाट्रिस्ट दिखाओगे तो ज़िंदगी खत्म हो गया। हम मम्मी को फिर पकड़ ले, फिर होल्डिंग द चाइल्ड मदर्स हैंड कॉन्स्टेंटली। हमारे पास रूब्रिक है लैमेंटिंग फ्यूचर अबाउट, वीपिंग फ्यूचर अबाउट। लैमेंटिंग फ्यूचर अबाउट में सिंगल मेडिसिन है लाइकोपोडियम में। सब कुछ मतलब इतना ज़्यादा सेंसिटिव है। हम अगर इफ यू रीड केंट, वो लिखता है कि द मोस्ट सेंसिटिव रेमेडी, मतलब खुशी से भी रोता है और दुख से भी रोता है। मतलब हर छोटी सी चेंज हुआ और ये रोना शुरू कर दिया। जैसे पल्सिट्ला में बोलते हैं वेदर कॉक ऑफ द रेमेडीज, पर पल्सिट्ला में ईगो नहीं होता है, वो करने की दम नहीं होता है, इसके अंदर वो करने की दम होता है। और दम होने के बाद जो चेंज होता है फ्रॉम द डोमिनेटेड पर्सन टू द डोमिनेटिंग पर्सन, डोमिनेटेड से दूसरों को डिक्टेट करता है, और लव पावर के साथ इतना जुड़ जाता है कि अपने आप को भूल जाता है, अपनी जो बेसिक नेचर को भूल जाता है। तो फिर वो जब उसको तकलीफ ज़्यादा होता है, अब नई नई कंप्लेंट्स आते हैं, बस छोटी सी प्रॉब्लम भी पर बाद में घबरा जाता है। हमारे पास रूब्रिक है एंग्जाइटी फ्लैटस फ्रॉम, और एंग्जाइटी हाइपोकॉन्ड्रियाकल, मतलब छोटी सी कुछ प्रॉब्लम हो गया वो घबरा जाएगा, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, और परेशान हो जाएगा। फिर सोचता है यार मेरी तो खराब, मैं तो जिंदगी बेकार हो गया। लैमेंटिंग फ्यूचर अबाउट एंड देन होल्डिंग मदर्स हैंड कॉन्स्टेंटली एंड कैरेटलीज हैव टू बी कैरेट। तब वो माँ के साथ चिपकता है, माँ को पकड़ लेता है, क्या करूँ बेचारा, वो परेशान हो जाता है। ये जो चेंजेबिलिटी है और लाइकोपोडियम का कहाँ से कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा अगर समझेंगे, इस केस को अब बहुत इजीली समझ जाएंगे कि एक्यूट में भी है और उसकी टोटलिटी में उसकी जो नेचर है, उसकी बिहेवियर है, और जैसे वो चेंज हुआ है। मैं हमेशा पिछले बार वीडियो में बताया था दैट चेंजेबिलिटी यू हैव टू फोकस, देन यू कैन रीच टू द राइट रेमेडी। ऐसे नहीं कि एक पिक्चर बना लीजिए कि पल्सिटिला बेकार होता है, सेल्फिश होता है, फॉस्फोरस हाइपोक्राइट होता है, लाइकोपोडियम, नो प्लीज़। सबके पीछे भगवान ने, नेचर ने, जितने लोगों को, जितने, वो ऑल द रेमेडीज आर इंडिविजुअल से, और नेचर कभी भी कोई इंडिविजुअल को गलत नहीं बनाता है, वो अच्छा ही बनाता है। सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ख़राब करता है। अब इसको हमें समझना जरूरी है, ताकि ये इतना ज़्यादा सिफिलिटिक स्टेट कि ये हाइपोक्राइट और दूसरे को मार देगा, उस स्टेट पे पहुंचने से पहले हम उसको पकड़ लें और उसको ठीक कर लें। ये नहीं कि इसकी माइग्रेन से ही हम ठीक कर लें, वी शुड नॉट लेट दिस पर्सन गो टू द डिप्रेशन और कोई और परेशानी हो जाए। तो थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे आप, और डोंट गेट बायस्ड बाई गोइंग बाय द पिक्चर ऑफ द रेमेडी. Try to understand each and every facet of the remedy and then apply it. Thank you.